नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिग पावर पीपल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के वीर सपूत के बारे में जिनको मौका मिला लेकिन वो भागे नहीं बल्कि खुशी खुशी जेल गए, और उनका नाम है रामप्रसाद बिस्मिल जी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वीडियो पूरा देखें, प्लीज स्किप ना करें। ज्येष्ठ शुक्ल 11 संवत 1954 सन 1897 में पंडित मुरलीधर की धर्मपत्नी ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का जन्म मैनपुरी में हुआ था। वहां बालक का ननिहाल था। बिस्मिल के दादा और पिता ग्वालियर के निवासी थे। इस पुत्र से पूर्व एक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता पिता का इसके प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक था। अतः बालक के जीवन की रक्षा के लिए जिसने जो उपाय बताया वही किया गया। बालक को अनेक प्रकार के गंडे ताबीज आदि भी लगाए गए। बालक जन्म से ही दुर्बल था। जन्म के 1-2 माह बाद इतना दुर्बल हो गया कि उसके बचने की आशा ही बहुत कम रह गई थी। माता पिता इससे अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि कहीं ये बच्चा भी पहले बच्चे की तरह ही चल न बसे। इस पर लोगों ने कहा कि संभवत घर में ही कोई बच्चों का रोग प्रवेश कर गया है। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया। बताया गया कि एक बिल्कुल सफ़ेद खरगोश बालक के चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया जाए। यदि बालक को कोई रोग होगा तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। माता पिता बालक की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अतः ऐसा ही किया गया। आश्चर्य की बात कि खरगोश तुरंत मर गया। इसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8वीं कक्षा तक वो हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु कुसंगति के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। रामप्रसाद की इस अवनति से सभी को बहुत दुख हुआ और 2 बार एक ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उनका मन भी उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर रामप्रसाद की मां के कहने पर मान गए। 9वीं कक्षा में जाने के बाद रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। जब रामप्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई और फिर 1920 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। ये खबर पढ़कर रामप्रसाद बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी और उसे स्वामी सोमदेव को दिखाया। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। इसके बाद रामप्रसाद ने पढ़ाई छोड़ दी और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नर्म दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभायात्रा निकाली। इसी अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार, सोमदेव शर्मा व मुकुंदलाल आदि से हुआ। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया। बिस्मिल के दादाजी नारायण लाल का पैतृक गांव बरबाई था। ये गांव तत्कालीन ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच स्थित तोमरघाट क्षेत्र के मुरैना जिले में था और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है। बरबाई ग्रामवासी आए दिन अंग्रेजों व अंग्रेजी आधिपत्य वाले ग्रामवासियों को तंग करते थे। पारिवारिक कलह के कारण नारायण लाल ने अपनी पत्नी विचित्रा देवी एवं दोनों पुत्रों मुरलीधर व कल्याणमल सहित अपना पैतृक गांव छोड़ दिया। उनके गांव छोड़ने के बाद बरबाई में केवल उनके 2 भाई अमान सिंह व समान सिंह ही रह गए, जिनके वंशज आज भी उसी गांव में रहते हैं। आज बरबाई गांव के एक पार्क में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल की एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। कुमार अवस्था 14 साल की उम्र में पहुंचते ही रामप्रसाद को उर्दू के उपन्यास पढ़ने का शौक लग गया। नए नए उपन्यास खरीदने के लिए इन्हें रुपयों की आवश्यकता होने लगी। यदि वो उपन्यासों के लिए अपने पिता से धन मांगते तो बिल्कुल न मिलता, इसलिए इन्होंने अपने पिता के संदूक से पैसे चुराने शुरू कर दिए। इसके साथ ही इन्हें नशा करने और सिगरेट पीने की भी लत लग गई। जिस पुस्तक विक्रेता से बिस्मिल उपन्यास खरीद कर पढ़ते थे वो इनके पिता का परिचित था। उसने इस बात की शिकायत इनके पिता से कर दी, जिससे घर में इनकी हरकतों पर नज़र रखी जाने लगी। इस पर इन्होंने उस पुस्तक विक्रेता से पुस्तक खरीदना छोड़ दिया और किसी और से पुस्तकें खरीद कर पढ़ने लगे। लेकिन कहते हैं कि झूठ और चोरी को लोग चाहे कितना भी क्यों न छिपा ले, छुपाए नहीं छुप पाता। ये कहावत बिस्मिल पर पूरी तरह से चरितार्थ हुई। एक दिन ये नशे की हालत में अपने पिता के संदूक से पैसे चुरा रहे थे। होश में न होने के कारण इनसे संदूक खटक गई और आवाज़ को सुनकर इनकी मां जाग गई और उन्होंने इन्हें चोरी करते देख लिया। इससे इनके सारे राज खुल गए। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से बहुत से उपन्यास और पैसे मिले। रामप्रसाद की सच्चाई पर से पर्दा उठने के बाद संदूक का ताला बदल दिया गया और उनके पास से मिले उपन्यासों को जलाने के साथ ही इनकी हर एक छोटी छोटी हरकतों पर नज़र रखी जाने लगी। अपनी इन्हीं गलत हरकतों के कारण ही वो लगातार मिडिल परीक्षा में 2 बार फेल भी हुए। कठोर प्रतिबंधों के कारण इनकी आदतें छूटी नहीं, लेकिन बदल जरूर गई।
जब हरदयाल के साथी भाई परमानंद को फांसी दी गई तो उसकी दास्तां पढ़कर स्वामी सोमदेव को गुस्सा आ गया। बिस्मिल को भी बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के कुकर्मों को एक कविता में पिरो दिया। कविता थी मेरा जन्म। उन्होंने अपनी कविता सोमदेव को भी सुनाई और वहीं से वे सोमदेव के अच्छे मित्र बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद बिस्मिल लखनऊ आ गए। यहीं से उनकी जंग का सफ़र शुरू हुआ। जब बिस्मिल अपने साथियों के साथ दिल्ली और आगरा गए तो पुलिस से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चलीं। बिस्मिल यमुना नदी में कूद पड़े और पानी के अंदर से तैरते हुए दूर निकल गए। पुलिस को लगा कि बिस्मिल मुठभेड़ में मारे गए। बाद में पुलिस को पता चला कि बिस्मिल जिंदा हैं, तो 1 नवंबर 1919 को मैनपुरी के मजिस्ट्रेट बीएस क्रिस ने दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। 1919 से लेकर 1920 तक बिस्मिल अंडरग्राउंड हो गए और वेश बदलकर उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में विचरण करते रहे। इस बीच उन्होंने कई किताबें लिखीं जो अलग अलग नामों से प्रकाशित हुईं। फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा में अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को मौत के घाट उतार दिया, तब बिस्मिल को बड़ा आघात पहुंचा। हालांकि गुस्साए लोगों ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी का विरोध करने के लिए बिस्मिल गए। यही वो मौका था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया। उसी वक्त कांग्रेस 2 भागों में टूट गई, एक तरफ मोतीलाल नेहरू और दूसरी तरफ चित्तरंजन दास। तभी युवा इकाई बिस्मिल के नेतृत्व में बनी। बिस्मिल भली भांति जानते थे कि जब तक क्रांतिकारी देशभक्तों का सहयोग देश के निवासी और प्रेस नहीं देगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। अपने जेल जीवन में उन्होंने ऐसी बातों को देखा जिसकी वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। देशोत्थान तथा सामाजिक प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने देशवासियों से हिंदू मुस्लिम का भेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की तथा संपूर्ण राष्ट्र के हित में प्रांतीयता के भाव को घातक माना। आत्मकथा में एक स्थान पर बिस्मिल कहते हैं, यदि 4 अच्छे पैरवी करने वाले होते तो पुलिस का 3/4 मुकदमा टूट जाता। एक महान देशभक्त के लिए यदि कोई अच्छा पैरवी करने वाला भी न मिले तो ये शर्मसार होने वाली बात है। ग्रामीण विकास की पक्षधरता। ग्रामीण विकास के पक्षधर बिस्मिल देश के प्रत्येक भाग से अपना जुड़ाव मानते थे। ग्रामीण विकास को भी वह देश के विकास का अंग मानते थे। उन्होंने नवयुवकों से बार बार ग्रामीण जीवन की उन्नति के लिए अपील की। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में वह लिखते हैं, असहयोग आंदोलन में कार्यकर्ताओं की इतनी अधिक संख्या होने पर भी सबके सब शहर के प्लेटफार्मों पर लेक्चरबाजी करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। यहाँ बिस्मिल के विचार गांधी जी से मेल खाते दिखाई देते हैं। देश की स्वतंत्रता सर्वांगीण उन्नति से ही मिल सकती है। बिस्मिल एक महान देशभक्त के साथ साथ समाज चेता भी थे। अपने जीवन के अनुभवों को वह भावी नवयुवकों से साझा करना चाहते थे, तभी उन्होंने आत्मकथा में उन सभी बातों का साफ साफ उल्लेख किया जो उनके क्रांतिकारी जीवन में बाधा बनी। देश की युवा शक्ति सही दिशा में जाए, यही उनका अंतिम संदेश था। इसीलिए वह कहते हैं, सभी धर्मों और सभी पार्टियों को कांग्रेस को ही प्रतिनिधि मानना चाहिए। फिर वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारतीयों के आगे शीश झुकाना होगा। दरअसल उस वक्त हिंदुस्तान में गांधी जी का शुरू किया हुआ असहयोग आंदोलन अपने जोरों पर था। शाहजहांपुर में एक मीटिंग में भाषण देने रामप्रसाद बिस्मिल आए हुए थे। अशफाक को ये बात पता चली तो वो भी वहां पहुंचे। जैसे ही प्रोग्राम ओवर हुआ, अशफाक लपक कर बिस्मिल से मिले और उनको अपना परिचय उनके एक दोस्त के छोटे भाई के रूप में दिया। फिर बताया कि मैं वारसी और हसरत के नाम से शायरी भी करता हूँ। इसके बाद से बिस्मिल का इंटरेस्ट थोड़ा सा अशफाक में बढ़ा। बिस्मिल उनको अपने साथ लेकर आए और उनकी कुछ एक शायरियाँ सुनी जो कि उनको पसंद आईं। इसके बाद से दोनों अधिकतर साथ ही दिखते। आसपास के इलाके में बिस्मिल और अशफाक का जोड़ा फेमस हो गया। वो कहीं भी मुशायरों में जाते तो मुशायरे लूट कर ही आते। सभी प्रकार से मृत्यु दंड को बदलने के लिए की गई दया प्रार्थनाओं के अस्वीकृत हो जाने के बाद बिस्मिल अपने महाप्रयाण की तैयारी करने लगे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोरखपुर जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। फांसी के तख्ते पर झूलने के 3 दिन पहले तक वह इसे लिखते रहे। इस विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, आज 16 दिसंबर 1927 को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं, जबकि 19 दिसंबर 1927 सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1984 को 6:30 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। तो ये थी रामप्रसाद बिस्मिल की संघर्ष भरी कहानी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।